अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं 7th सेमेस्टर की कोर्सेज और इसमें जो इम्पोर्टेंट कोर्स है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है क्रिटिकल केयर नर्सिंग। ओके, क्रिटिकल केयर नर्सिंग है जिसको हम CCN भी कहते हैं। 7th सेमेस्टर में इसकी 7 क्रेडिट हावर है और ये 7th सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बल्कि अगर देखा जाए तो होल नर्सिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है ना वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, जो क्लिनिकल बेसिस पे या आपकी क्लिनिकल में जो है ना बहुत ज़्यादा ये इसकी ज़रूरत आती है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नर्सिंग में। ओके, तो इस सब्जेक्ट को हम शुरू करते हैं। आज हम जो लेक्चर अपलोड करेंगे तो लेक्चर में हम बेसिकली ट्राई करेंगे कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो वो हम कवर करें अपनी इस लेक्चर्स में। साथ में जो है ना जो स्लाइड्स है और स्लाइड से रिलेटेड जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो सारे के सारे हम इसी लेक्चर्स में जो है ना वो कवर कर सके। ओके, क्रिटिकल केयर नर्सिंग के लिए जो बुक्स ज़्यादातर लोग जो है ना वो पूछते हैं कि इसके लिए कौन से बुक जो है ना हम पढ़ें, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं और बहुत ज़्यादा कम्प्रहेंसिव बुक है वो है क्रिटिकल केयर नर्सिंग मेड इनक्रेडिबल इजी। वो वाला बुक है, आपको स्क्रीन पे भी शो होगा। और इस बुक को जो है ना अगर आप ऑर्डर भी करना चाहते हो तो ऑर्डर आप जो है ना KP मेडिकल बुक प्री डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जो है ना इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। अच्छा, सबसे पहले क्रिटिकल केयर है क्या, या क्रिटिकल वर्ल्ड क्रिटिकल है क्या? तो क्रिटिकल के माने को अगर आप समझे तो केयर को जो है ना, केयर और नर्सिंग को तो हम पहले से ही जानते हैं, पहले सेमेस्टर में जो है ना इसका बहुत ज़्यादा तज़किरा हुआ है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी सीरियस, या जिसको हम एक्सट्रीमली सीरियस भी कहते हैं। एक्सट्रीमली सीरियस और एक्सट्रीमली डेंजरस थिंग, जो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो तो उसको हम कहते हैं कि द थिंग इज क्रिटिकल। ओके, अब ये जो है ना ये क्रिटिकल का मतलब देयर इज अ रिस्क ऑफ डेथ, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो है ना डेथ के चांसेस हो, डेथ के करीब हो वो चीज़, जिसको हम लाइफ थ्रेटनिंग भी कहते हैं। मतलब ये कि जानलेवा चीज़ हो, जानलेवा सिचुएशन हो तो उसको हम क्रिटिकल कहते हैं। अब वो केयर जो एक क्रिटिकल पेशेंट को दी जाए, एक ऐसी पेशेंट को जो बिल्कुल मौत के करीब हो या बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो उस पेशेंट को जब हम केयर देते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल केयर। और फिर जब वो केयर नर्सिंग एस्पेक्ट में हो तो फिर उसको हम कहते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग। ओके, अब CCN का केयर फॉर पेशेंट हु हैव लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज और इलनेसेस, एक ऐसी पेशेंट हो जिसको लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे कि मैंने आपको जानलेवा लाइफ थ्रेटनिंग या रिस्क ऑफ डेथ वाले इंजरीज या इलनेसेस हो, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे, बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे इंजरीज और इलनेसेस हो उनको, आर हैविंग डेंजरियसली अनस्टेबल और एबनॉर्मल वाइटल साइन, या ऐसी पेशेंट जिसकी जो वो है वाइटल साइंस है वो तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, डेंजरस लेवल पे अनस्टेबल हो या एबनॉर्मल हो। हम बाद में जो है ना फिर हम पढ़ेंगे कि कितनी वाइटल साइंस तक जो है ना पेशेंट को हम कंसिडर करेंगे एज अ क्रिटिकल पेशेंट, हम कितने वाइटल साइंस तक। लेकिन ज़्यादातर आप समझे कि 120 से अबाउट जब वाइटल साइंस जो BP 120 से जब हार्ट रेट बढ़ जाता है या BP भी इस तरह की जब डेंजरस लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर उसको हम कहते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट। ओके, अब ऐसी पेशेंट जिसकी या तो एबनॉर्मल हो या अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट आपने देखी होगी कि उसकी जब BP होता है या हार्ट रेट होता है तो एकदम से जो है ना वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है या एकदम से जो है ना वो बढ़ जाना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? ये अनस्टेबल है कि उसकी जो वाइटल साइंस है वो एक जगह पे जो है ना वो टिक नहीं रह सकती, या तो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है एकदम से इमीडिएटली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ये जो पेशेंट होते हैं ये भी क्रिटिकली एल पेशेंट होते हैं। तो ये ऐसी पेशेंट जिसको जो है ना इंजरी या इलनेसेस हो और वो इलनेसेस लाइफ थ्रेटनिंग हो, या ऐसी पेशेंट जिसकी जो वाइटल साइंस हो वो अनस्टेबल हो या एबनॉर्मल हो। अनस्टेबल और एबनॉर्मल तो आपने जान लिया। अब अनस्टेबल पेशेंट हुज कंडीशन इज रैपिडली चेंजिंग डिटेरियोरेटिंग, जिसकी कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होते हैं या डिटेरियोरेट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या जिसको हम कहते हैं जिसमें लैक ऑफ बैलेंस नहीं होती। ऐसी पेशेंट जिसमें बैलेंस नहीं होती है, मतलब ये कि लैक ऑफ बैलेंस उन लोगों में होते हैं जिसके वाइटल साइन या जिसके और भी जितनी भी फिजियोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल जो भी कंडीशन हो, मेंटल कंडीशंस हो, वो जो है ना वो एक्सट्रीमली या इमीडिएटली जो है ना वो लोज और हाइज में चलते हो, तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल
पेशेंट। ओके, तो ये है हमारा क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसमें दो एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा लाजमी है कि एक जो है ना हम लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज और एनालिसिस वाले पेशेंट, और दूसरा जो डेंजरसली अनस्टेबल या एबनॉर्मल वाइटल साइंस वाले लोग होते हैं उनको हम डील करते हैं। अच्छा, अब क्रिटिकल केयर नर्सिंग, हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग के लिए जो फॉर्मली हम देते हैं क्रिटिकल केयर, तो हॉस्पिटल में उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड जगह होता है, एक अलग मखसूस जगह होता है और उसको हम कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, जिसको हम आईसीयू कहते हैं। ओके, अब इस आईसीयू के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होते हैं हर एक हॉस्पिटल में, क्योंकि आईसीयू पे बर्डन कम करने के लिए एक इसकी फिर डिफरेंट कैटेगराइजेशन हुआ है, जैसे कि है कार्डियक आईसीयू है, या सर्जरी एंड ट्रॉमा आईसीयू है, या पीडियाट्रिक आईसीयू है, या कार्डियोथोरेसिक आईसीयू है, या मेडिकल आईसीयू है, न्यूनेटल आईसीयू है, या बर्न आईसीयू। इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसकी भी फिर कैटेगराइजेशन हो चुके होते हैं। ओके, तो ये आईसीयू में हम स्पेशलाइज्ड केयर फिर हम देते हैं, और स्पेशलाइज्ड केयर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल केयर। ओके, अब क्रिटिकल केयर इसके जो है ना फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि हम कौन सी पेशेंट को जो है ना हम क्रिटिकली इल पेशेंट कहेंगे। अभी तो ये हमने सिंपली कहा कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज उसको अनस्टेबल या एबनॉर्मल वाइटल साइंस हो, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज कौन सी है और अनस्टेबल या एबनॉर्मल वाइटल साइंस कब एक पेशेंट में जो है ना कितने लेवल तक वाइटल साइंस को हम अनस्टेबल या एबनॉर्मल कहेंगे, तो हम बाद में लेक्चर की बाद में जो है ना वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है ना पेशेंट को फिर हम कैटेगराइज करते हैं क्रिटिकली इल। अच्छा, क्रिटिकल केयर, द केयर ऑफ पेशेंट हु आर एक्सट्रीमली इल एंड हुज क्लिनिकल कंडीशन इज अनस्टेबल और पोटेंशियली अनस्टेबल। वो पेशेंट, उस पेशेंट की केयर करना जिसकी कंडीशन, जिसके जो कंडीशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके जो एक्सट्रीमली इल होते हैं या बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज और इलनेसेस उनको होते हैं, और दूसरा हुज क्लिनिकल कंडीशन इज़ अनस्टेबल, जिनकी क्लिनिकल कंडीशन जो है ना वो अनस्टेबल होते हैं या पोटेंशियली अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल, क्लिनिकल कंडीशन अनस्टेबल और पोटेंशियली अनस्टेबल को आप जान ली कि क्लिनिकल अनस्टेबिलिटी क्या होते हैं और फिर पोटेंशियल अनस्टेबिलिटी क्या होते हैं। तो क्लिनिकल अनस्टेबिलिटी या एक्चुअल प्रॉब्लम्स या एक्चुअल अनस्टेबल, ये सेम चीज़ होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ना कि अनस्टेबल का मतलब क्या है, कि रैपिडली जो है ना वो चेंजिंग होते हैं। लेकिन अब ये होता है क्लिनिकल अनस्टेबल और दूसरा होता है पोटेंशियली अनस्टेबल, या जिसको हम कहते हैं, एक होता है क्लिनिकल एक्चुअल प्रॉब्लम, जिसको हम दूसरे को हम कहते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कहते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम या क्लिनिकल अनस्टेबल पेशेंट कौन से होते हैं? वो है हैविंग साइन सिम्टम ड्यूरिंग असेसमेंट फेज। जब आप एक पेशेंट के असेसमेंट करते हो और ड्यूरिंग द असेसमेंट आपको उसके जो साइन सिम्टम से आप जो चीज़ उससे अखज़ करते हो, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल या क्लिनिकली अनस्टेबल पेशेंट। क्लिनिकली का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द असेसमेंट जो है ना आपको पता लग जाए, उसके साइन सिम्टम से जो है ना आपको पता लग जाए डायरेक्टली कि ये पेशेंट जो है ना इतनी सीवियर कंडीशन में है। दूसरा होता है पोटेंशियली अनस्टेबल या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। पोटेंशियल प्रॉब्लम या पोटेंशियली अनस्टेबल पेशेंट वो होते हैं जिसकी डायरेक्टली जो है ना पता नहीं होता। जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट में उसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती, लेकिन हम अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ना मे डेवलप सम सॉर्ट्स ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस। ओके, तो ये वाले जो पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक पेशेंट है, जब आप उसकी जो है ना बीपी मेजर करते हो, बीपी जब आप उसकी मालूम करते हो तो आपको तो बीपी से जो है ना आपको लगता है कि 180/90 राउंड अबाउट है। अभी जो है ना ये इतना सीवियर नहीं है, इसका बीपी या 200/90 है, इतना सीवियर नहीं है, लेकिन उसकी जो बीपी का चेंजिंग लेवल होता है, मतलब ये कि विद इन अ मिनट या विद इन 2 to 3 मिनट या विद इन 10 मिनट जो है ना उसकी बीपी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको उसके इंक्रीजमेंट से पता चलता है कि अगर ऐसी कंडीशन उस पर 1 आवर के लिए इस तरह की कंडीशन उस 1 आवर के लिए 1 घंटे के लिए इस तरह की उसकी बीपी जो है ना आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन इसको डेवलप हो सकता है, इसका स्ट्रोक हो सकता है, इसको पैरालिसिस हो सकता है। तो ये क्या है, ये पोटेंशियल है कि इसका बीपी तो अभी जब आप असेसमेंट करते हो तो ये तो नॉर्मल सी है, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ है, उसकी जो चेंजिंग एबिलिटी है, उसकी बीपी जो जिस अंदाज से या जिस कंटिन्यूटी से वो चेंज हो रहा है, तो उससे आपको ये ख़तरा लाहिक होता है कि ये पेशेंट जो है ना इस सीवियर कंडीशन अपना सकता है। विद इन 1 आवर या विद इन 5 आवर या विद इन 12 आवर में जो है ना ये पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइज में जा सकता है। तो फिर ये क्या होता है, ये
पोटेंशियल वो होते हैं, या जैसे कि आप जो है ना किसी की रिपोर्ट्स पढ़ते हो, किसी की सोडियम लेवल आप पढ़ते हो, और उस सोडियम लेवल जो है ना वो 135 या 145 पे होता है, लेकिन आप उसकी जो सोडियम लेवल है उसकी चेंजिंग कैपेबिलिटी से आपको पता चलता है कि यार ये पेशेंट जो है ना विद इन 12 और जो है ना ये पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइज में जा सकता है, उसकी सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ओके, तो इस तरह की जो है ना इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको पोटेंशियली अनस्टेबल कहते हैं। या बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आते हैं वार्ड में कि आप उसकी कंडीशन को जो है ना अभी जब देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन उस नॉर्मेलिटी में उसको कुछ क्रानिक डिजीज़ होते हैं, और इस क्रानिक डिजीज़ से आपको पता चलता है कि यार ये क्रानिक डिजीज़ जो है ना ये अभी तो इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर इस पे जो है ना इसी कंडीशन में या इसका इलाज जिस तरह की अच्छी तरह नहीं किया जाए विद इन 2 to 3 days या विद इन 5 days या विद इन 10 days आफ्टर जो है ना ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन अपना सकता है। तो फिर ये क्या है, ये पोटेंशियल अनस्टेबिलिटी है या पोटेंशियल प्रॉब्लम है या पोटेंशियल डिजीज़ है। ओके, तो ये क्या है, क्रिटिकल केयर है कि जिसमें जो है ना एक आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हो, या जो क्लिनिकल कंडीशंस, क्लिनिकल अनस्टेबल कंडीशन होते हैं वो आप सॉल्व करते हो, या दूसरा जो है ना आप जो है ना पोटेंशियल प्रॉब्लम या पोटेंशियल अनस्टेबिलिटी जो है ना उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ये क्रिटिकल केयर होता है। अच्छा, अब ये आपको जो दिखाया गया है ना ये वाला, ये क्रिटिकली इल पेशेंट है। ओके, अब क्रिटिकली इल पेशेंट विद इन ICU है ये, और इसके जो कैलोरीज गोल्स होते हैं इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैलोरीज गोल जब आप नॉर्मल पेशेंट को आप दे रहे हो ना तो 15 to 20 किलो कैलोरी पर केजी पर डे आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को आप देंगे, लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट को, लेकिन जो क्रिटिकली इल पेशेंट होता है ना तो क्रिटिकली इल पेशेंट को फिर आप इससे ज़्यादा देंगे, फिर अप टू 40 किलो कैलोरी पर डे पर केजी पर डे जो है ना उसके लिए फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है किलो उसकी किलो कैलोरीज की, या उसकी जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट उसके लिए जो है ना फिर आप देंगे 40 किलो कैलोरी पर केजी पर दे देंगे। साथ में जो है ना ऐसी पेशेंट को जो क्रिटिकली इल पेशेंट होता है तो उसको आप कोशिश करेंगे, और आप जो है ना ये कोशिश करेंगे कि उसका जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है आप उसको हाइपरग्लाइसेमिक न बना दें, उसकी जो ग्लूकोज लेवल होते हैं वो आप उसको इंक्रीज़ ना करें, क्योंकि जो ग्लूकोज लेवल होता है या जो हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से उसके इन्फेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है ना बैक्टीरियाज या वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हों तो इन्फेक्शन तब बढ़ती है जब उसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट हो, और फेवरेबल एनवायरनमेंट जहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा हो, और न्यूट्रिशन में बेस्ट जो है ना वो क्या है, ग्लूकोज है। तो जब हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट हो तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी पेशेंट में आप हाइपरग्लाइसीमिया को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे। ओके, साथ में जो हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट होता है इसमें इन्फ्लेमेशन जो है ना ये प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, ये जो है ना जल्दी से ठीक नहीं हो जाते इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग होने की वजह से जो है ना फिर भी आप जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया को अवॉइड करेंगे। साथ में जो इम्यूनिटी होता है ना तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से इम्यूनिटी भी लोज में आती है, इम्यूनिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसी की वजह से जो है ना आपने जो पेशेंट होते हैं क्रिटिकली, मोस्टली जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं तो उसमें आपने ज़रूर जो है ना ग्लाइसीमिया का ख्याल करना है कि वो आपसे हाइपरग्लाइसेमिक ना हो जाए। ओके, अच्छा, फिर जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं तो उसमें ये एक बात है कि उसकी गोल एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं हो जाती, क्योंकि उसकी गोल्स, जिस गोल से जो है ना हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होते हैं, तो हमारी गोल जो है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, ताकि उसको जो है ना हम थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल हेड इंजरी के पेशेंट है तो हेड इंजरी के पेशेंट को जो है ना हम ICU में तो हम ये गोल अपने लिए नहीं रख सकते ना कि हम मुकम्मल तौर पर जो है ना उसकी हेड इंजरी को ख़त्म करें, मुकम्मल तौर पर जो है ना वो हम स्टेबल कंडीशन में लेके आए। तो ये जो है ना क्रिटिकल ICU में हम ये कोशिश करें कि थोड़ा सा जो है ना हम उसको कॉन्शियस लेवल तक तो लेके आए, क्योंकि अभी जो है ना वो डेथ के करीब है, तो थोड़ा सा जो है ना हम इसको बहाल करें। तो हमारे गोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, और उस गोल पे जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइज में जो है ना आपने देखी होगी क्रिटिकल केयर में ICUs में पेशेंट भी कितनी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, तो हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे गोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो इसी वजह से गोल्स जो है ना एक्सपेंडिचर को बैलेंस नहीं करते ICU में। ओके, अच्छा, तो ये है क्रिटिकल केयर नर्सिंग का।
फिर जो है ना डिफिनेशन जब क्रिटिकल इल पेशेंट की, तो क्रिटिकल इल पेशेंट कौन से पेशेंट होते हैं? क्रिटिकल इल पेशेंट डिफाइन एज दोज पेशेंट हु आर एट हाई रिस्क फॉर एक्चुअल और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम। जो मैंने आपको पहले बताया कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं। तो ऐसी पेशेंट जिसको जो है ना हाई रिस्क पे या डेंजरस लेवल पे एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम हो, लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम उन लोगों को हो, चाहे वो एक्चुअल हो या पोटेंशियल हो, तो ऐसी पेशेंट को जो है ना हम क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे एज अ क्रिटिकली इल patient. Okay, the more critically ill the patient is, the more likely he or he is to be highly vulnerable. अब जितने भी एक पेशेंट जो है ना जितना ज़्यादा क्रिटिकली इल हो, तो उतना जो है ना वो पेशेंट बहुत हाई लेवल पे वो वल्नरेबल होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ को भी वल्नरेबल होगा, उसकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत ज़्यादा जो है ना वल्नरेबल होगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसको लगेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया इन्फ्लेमेशन जो है ना उसकी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और इस तरह इम्यूनिटी उसका जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस पे आएगा, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है ना ऐसी पेशेंट को जो क्रिटिकली इल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लगती है, वल्नरेबल पेशेंट ये होता है। दूसरा जो है ना वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकेगा, वल्नरेबल होगा, डिपेंडेंट पेशेंट होगा ये। ओके, दूसरा ये अनस्टेबल पेशेंट होगा, इसकी जो हेल्थ कंडीशन होगी ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी, मतलब ये कि बहुत जल्दी जो है ना वो डिटेरिएट होगी, बहुत जल्दी जो है ना उसकी कंडीशन चेंज होंगी। ओके, और साथ में ये कम्प्लेक्स पेशेंट होगा। कम्प्लेक्स पेशेंट आप समझिए इस कंसेप्ट को कि कॉम्प्लेक्स पेशेंट कौन से पेशेंट होते हैं? वो पेशेंट जिसको मल्टीपल ऑर्गेनिक क्रॉनिक कंडीशंस हो, मतलब ये कि 3 से ज़्यादा उसको क्रॉनिक कंडीशंस हो, मल्टीपल क्रॉनिक कंडीशंस हो, उसके साथ साथ उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो, साथ में जो है ना उसको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन वो ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन उन्होंने की हो, और उसको जो है ना सोशली भी वल्नरेबल हो, सोशल प्रॉब्लम्स भी हो। तो ऐसी पेशेंट जिसको जो है ना मल्टीपल एस्पेक्ट से जो है ना वो बीमार हो, मल्टीपल डायमेंशन से जो है ना उसकी हेल्थ कंडीशन जो है ना वो मुतासर हो, डिटेरिएट हो, तो ऐसी पेशेंट को हम कम्प्लेक्स पेशेंट कहते हैं। ओके, डियर बाय, अब ये वाली जो क्रिटिकल इल पेशेंट है तो ये वल्नरेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है और कम्प्लेक्स भी होता है। डियर बाय रिक्वायरिंग इंटेंस, तो अभी ऐसी पेशेंट को हमने इंटेंस केयर देना है। इंटेंस मतलब स्ट्रांग केयर, जिसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट, तो इंटेंसिव केयर का मतलब है कि वो उसको जो है ना एक स्ट्रांग केयर की ज़रूरत होती है, विजिलेंट केयर की ज़रूरत है। विजिलेंट मतलब 24 आवर जो है ना अलर्ट आप ऐसी पेशेंट को जो है ना रहेंगे कि 24 आवर जो है ना आप उसको अलर्ट रहेंगे और फोकस करेंगे आप उसी पेशेंट पे, अलर्ट केयर आप उसको देंगे, फुल अटेंटिव केयर जो है ना आप इसी पेशेंट को देंगे। ओके, अच्छा, क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज द फील्ड ऑफ नर्सिंग विद अ फोकस ऑन द केयर ऑफ द क्रिटिकली इल और अनस्टेबल पेशेंट। जो मैंने आपको डिटेल से समझाया कि अनस्टेबल या क्रिटिकली इल पेशेंट क्या होते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सेज कैन बी फाउंड वर्किंग इन अ वाइड वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट्स एंड स्पेशलिटीज़। अब ये जो क्रिटिकल केयर नर्सेज होते हैं ये एक वाइड इन्वायरमेंट में, वाइड वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में ये काम करते हैं, जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, और फिर इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अपनी कैटेगराइजेशन होते हैं। तो उन सारों में जो है ना क्रिटिकल केयर नर्स जो है ना वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, फिर क्रिटिकल का मतलब क्या है? वर्ल्ड क्रिटिकल का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, इधर जो है ना उसकी और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस है। ओके, क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि द कंडीशन इज़ वेरी क्रूशियल और द सिचुएशन इज़ वेरी क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब है कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिसेसिव, वेरी डेंजरस। ओके, क्राइसिस का मतलब क्या है? इंटेंस, डिफिकल्टी और डेंजर। जब क्राइसिस, लोग कहते हैं ना कि क्राइसिस आ गया, ये यहाँ पे जो है ना क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब है कि इंटेंस डिफिकल्ट सिचुएशन है, स्ट्रॉन्ग डिफिकल्ट सिचुएशन है, या कोई डेंजर वगैरह है। ओके, इमरजेंसी, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब है कि कोई अर्जेंट सिचुएशन है, कोई इमीडिएट जो है ना इफेक्ट्स है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी। फिर क्रिटिकल का मतलब सीरियस भी हो सकता है, सीरियस जैसा कि मैंने आपको एक्सट्रीमली सीरियस और डेंजरस शुरू में मैंने आपको बताया। हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी जिसमें होता है, या हाई इफेक्ट्स ऑफ एरियल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सीरियस कंडीशन है, सीरियस सिचुएशंस। अच्छा, अब ये जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल का मतलब ये भी है कि रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, जिसको हम कहते हैं ना इमरजेंसी। तो इमरजेंसी सिचुएशन अर्जेंट सिचुएशन होते हैं जिसमें एक इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत होती है। तो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल का मतलब रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, तारो एंड कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब इस क्रिटिकल केयर में
आप तारो असेसमेंट करते हो, तारो ऑब्जर्वेशन आप करो। तारो का मतलब ये है कि आप जो है ना डीप नहीं जाते, जैसे कि आम वार्ड्स में होते हैं कि वो पेशेंट की डीप लेवल पे जाते हैं कि उसमें जो है ना कौन सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किस वजह से है, फिर इसके डीप रूट्स में जो है ना जाने की कोशिश करते। लेकिन क्रिटिकल केयर में आप रूट्स में जाने की कोशिश नहीं करते, आप जो है ना क्या करते हो, तारो असेसमेंट उसकी करते हो, और जो लाइफ थ्रेटनिंग जो उसकी कंडीशन होते हैं सबसे पहले आप उसको जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करते हो। दूसरा जो है ना आपके ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट होते हैं, मतलब ये कि थ्रू पर लॉन्ग टाइम उसको होते हैं, आप कांस्टेंटली जो है ना उस पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं 24 आवर्स। ओके, टोटल डिपेंडेंट पेशेंट होता है। क्रिटिकल का मतलब ये भी होता है कि द पेशेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द केयर प्रोवाइडर। ओके, तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ये इनके मीनिंग्स हैं। अब क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जैसे कि इस मीनिंग से आपको पता चला, तो द केयर ऑफ सीरियसली इल क्लाइंट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंजरी और इलनेस अंटिल डिस्चार्ज फ्रॉम इंटेंसिव केयर यूनिट। अब जब पेशेंट को इंजरी लगा या पेशेंट को जो है ना कोई इलनेस हो गया, चाहे वो आईसीयू में है, चाहे वो आईसीयू के बाहर है, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो हॉस्पिटल के बाहर है, चाहे वो रोड पे है, चाहे वो कैथ में है, चाहे जिधर भी हो वो पेशेंट जिसको जो है ना इलनेस आ गया, जिसको इंजरी हो गया, तो उसी वक्त से जो केयर उसको प्रोवाइड कर रहे हो अनटिल द इंटेंसिव केयर यूनिट या फ्रॉम द डिस्चार्ज फ्रॉम द इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू से डिस्चार्ज तक जो है ना उसको उसकी जितने भी केयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग कहते हैं। अच्छा, क्रिटिकल केयर नर्सिंग डील्स विद ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा, मेजर सर्जरी। अब ये जो है ना ये एक और इंट्रोडक्शन है कि वो नर्सिंग या वो केयर जो क्या करते हैं, रिस्पांस टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है जैसे कि ट्रॉमा है या मेजर सर्जरी है, तो ऐसी सिचुएशन को जब रिस्पांस करते हो आप, तो उस रिस्पांस को, उस केयर को जो है हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग कहते हैं। अच्छा, एक और डिफिनेशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज कम्प्रिहेंसिव। ये एक लफ्ज़ जो है ना ये अपनी साथ आप इसको याद कर ले, बाद में जो है ना ये फिर रिपीट हो रहा है तो फिर उधर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते। सबसे पहले क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होता है, ये कम्प्रिहेंसिव नर्सिंग होता है। कम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि आपके जो रिलेटेड टू पेशेंट जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करते हैं। मतलब ये कि उसके जो सोशल कंडीशन होते हैं, उसके जो इमोशनल कंडीशन होते हैं, जिसके जो कोग्निटिव नीड्स होते हैं, उसके जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं, तो उन सारी नीड्स को जब आप केयर में उसको कंप्लीट करते हो, कवर करते हो, उसको उस केयर को हम क्या कहते हैं, कम्प्रिहेंसिव केयर कहते हैं। जो पेशेंट की सारी एस्पेक्ट्स को जो है ना, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ को जो है ना वो क्या करते हैं, वो कवर करते हैं, तो उसको हम कम्प्रिहेंसिव केयर कहते हैं। ओके, अच्छा, फिर ये स्पेशलाइज्ड केयर होता है। स्पेशलाइज्ड का मतलब ये है कि इसके लिए जो है ना स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशल लोग इनके लिए होते हैं जो इस केयर को दे रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो क्रिटिकल केयर होते हैं ये स्पेशलाइज्ड आईसीयू नर्सेज परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्पेशलाइज आईसीयू नर्सिस का एक स्पेशलिटी होता है अलग, 1 साल का, 1 ईयर का, 2 ईयर का अलग स्पेशलिटी होता है आईसीयू नर्सिस का। तो उस स्पेशलिटी वाली या ये जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं आईसीयू में, और वो जो है ना वो ये केयर दे रहे हो तो उसको हम स्पेशलाइज्ड केयर कहते हैं। हैविंग स्पेशल ट्रेनिंग इसके होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना प्रोवाइड एडवांस लाइफ सपोर्ट। तो प्रोवाइडिंग एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है ना ये क्या स्पेशलाइज्ड केयर है, जिसमें जो है ना हाई डिग्री ऑफ क्लिनिकल इंटरवेंशन आप परफॉर्म करते हो। आप जो है ना वेंटिलेटर लगाते हो, आप इंट्रावीनियस कैथेटराइजेशन वगैरह आप करते हो। तो ये सारी के सारी जो है ना ये क्या है, ये इंटेंसिव केयर या आईसीयू इंटेंसिव या स्पेशलाइज्ड केयर होते हैं। ओके, तीसरा जो है ना ये इंडिविजुअलाइज्ड केयर होता है। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब है कि केस टू केस ये डिफरेंट होता है। आप हर एक पेशेंट को आप इस तरह नहीं, एक ग्रुप थेरेपी आप नहीं कर सकते, ग्रुप को आप केयर नहीं दे सकते। आप हर एक पेशेंट का अलग अलग नीड्स होते हैं। ये पेशेंट है, इसको जो है ना हेड इंजरी हुआ है, दूसरा है उसको जो है ना हार्ट अटैक हुआ है, तीसरा है उसको जो है ना लंग फेलियर हुआ, लीवर किडनी फेलियर हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअलाइज, हर एक का अलग अलग नीड्स होते हैं और उस अलग अलग नीड्स के मुताबिक जो है ना आपने उसको केयर देना होता है। तो ये इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर होता है। ओके, विच इज रेंडर्ड टू पेशेंट। अब ये जो है ना ये कम्प्रिहेंसिव, स्पेशलाइज और इंडिविजुअलाइज केयर जो है ना आप दोगे। रेंडर मीन गिवन टू द पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस एंड देयर फैमिलीज। अब ऐसी पेशेंट को जिनको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो और साथ साथ में जो उनकी फैमिलीज होते हैं उनको भी जो है ना आपने इसमें जो है ना इस केयर में आपने इन्वॉल्व करना होता है। ओके, तो ये इसके एक और डिफिनेशन है।
अच्छा, फिर क्रिटिकल केयर नर्सिंग, केयर फॉर क्लाइंट्स हु आर वेरी इल। क्रिटिकल केयर नर्स जो है ना, क्रिटिकल केयर नर्स की अब क्या जिम्मेदारी होती है, तो क्रिटिकल केयर नर्स वो नर्स होता है जो उस क्लाइंट्स को, उन क्लाइंट को, उन पेशेंट को जो है ना वो केयर प्रोवाइड कराओ जो बहुत ज़्यादा है एल हो। और बहुत ज़्यादा एल जो है ना हमने एक्सप्लेन किया कि वेरी एल या एक्सट्रीमली एल या क्रिटिकली एल पेशेंट कौन से होते हैं। तो उन क्रिटिकली एल पेशेंट को जो है ना केयर दे रहे हैं वो क्रिटिकल नर्स होते हैं। दूसरा, प्रोवाइड डायरेक्ट 1-to-1 केयर। अब ये जो क्रिटिकल केयर नर्स होते हैं ये 1-to-1 केयर प्रोवाइड करेगा। ऐसी नहीं होती कि आपने जो है ना दो नर्सेज और एक क्लाइंट, दो क्लाइंट और एक नर्स है, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में इधर होते हैं ना, आपने कॉमनली जो आम वार्ड्स होते हैं, तो वार्ड में जो है ना 20 बेड्स पे जो है ना 1 नर्स होता है, या 40 बेड्स पे 1 नर्स होता है, या 10 बेड्स पे पर 1 नर्स होता है। तो वो क्या होता है, वो 1-to-1 केयर नहीं होती। 1-to-1 केयर वो होता है जिसमें एक क्लाइंट हो और 1 नर्स हो, 1 स्पेशलाइज्ड नर्स हो, याद रखिए। तो इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट केयर भी इसको हम कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 1-to-1 केयर इंडिविजुअलाइजेशन पेशेंट केयर होता है, फोकस सॉलिडली ऑन पेशेंट रादर देन मल्टीपल पेशेंट। अब ये जो है ना ये 1 पेशेंट पे जो है ना मुकम्मल फोकस करता है, ये जो है ना मल्टीपल पेशेंट पे फोकस नहीं करती। अब ये बात आप इसमें याद रखिए कि जो 1-to-1 केयर होता है इसमें एक क्लाइंट होगा। अब नर्स जो है ना इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नर्स होगा। स्पेशलाइज्ड नर्स इधर आप देखिए, स्पेशलाइज्ड नर्स जैसे कि है रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ नर्स है, तो वो मेंटली इल पेशेंट के लिए होते हैं, या हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर होता है, या जो है ना रजिस्टर्ड एडल्ट एंड चाइल्ड नर्स होता है, या पीडियाट्रिक नर्स होता है वो पीड्स के लिए होता है, या चाइल्ड या न्यूनेटल नर्स होता है वो न्यूनेट्स के लिए होते हैं, या इस तरह के अलग अलग स्पेशलिटी के लोग होते हैं। और वो जो है ना कार्डियक नर्स जो है ना वो कार्डियक आईसीयू में काम करते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड नर्स इस तरह के पेशेंट्स के साथ होगा। तो एक क्लाइंट होगा, एक स्पेशलाइज्ड नर्स होगा। ये जो है ना ये 1-to-1 केयर। अब 1-to-1 केयर में ऐसे भी आ सकता है कि एक क्लाइंट हो, एक स्पेशलाइज्ड नर्स हो, और उसमें जो है ना कोलैबोरेटिव स्टाफ भी उनके साथ हो सकते हैं, 2-3 नर्सेज और भी हो सकते हैं उनके साथ। लेकिन क्लाइंट जो है ना इसमें एक से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, क्लाइंट 1 होगा और नर्सेज जो है ना मे बी 1 और मोर, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। ओके, लेकिन क्लाइंट जो है ना एक से ज़्यादा नहीं हो सकती 1-to-1 केयर में। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, लेकिन 1-to-1 केयर में ये बात भी आप याद रखिए कि एक क्लाइंट, एक उसके साथ जो है ना लाजमी स्पेशलाइज्ड नर्स होगा, बाकी उसके साथ कोलैबोरेटिव स्टाफ भी हो सकते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइफ एंड डेथ डिसीजन। अब ये जो क्रिटिकल केयर नर्स होते हैं ये लाइफ और डेथ डिसीजन लेते हैं, मतलब ये कि ऐसी पेशेंट के साथ डील करते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। At high risk of injury or illness from possible exposure to infection, at high risk of injury or illness from possible exposure to infection। अब ये जो नर्सेज होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्क फॉर इंजरी और इलनेसेस होते हैं। और ये जो है ना, क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस को जो है ना ये क्या होता है एक्सपोज होते हैं। जैसे कि कोविड-19 में आपने देखा होगा कि उधर जो ICUs थी तो उसमें जो नर्सेज थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपोज थी टुवर्ड इन्फेक्शंस, क्योंकि वो जो पेशेंट होते हैं ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो क्रिटिकली इल पेशेंट होते थे। तो ये नर्सेज जो है ना ये इंजरीज और इलनेसेस को हाई रिस्क पे होते हैं। ओके, कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ मैप ऑप्टिमल इम्पोर्टेंस। और ये जो ICU नर्सेज होते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन के स्किल जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये नर्सेज इनके साथ स्पेशलाइज कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ताकि वो जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो मामूली बात को जो है ना वो माइंड करते हैं। तो फिर ऐसी नर्सेज हो कि जिसके साथ कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट लेवल पे हो, ताकि उनको जो है ना वो फिर कन्विंस कर सकते हो। ओके, अच्छा, ICUs या इंटेंसिव केयर यूनिट इज़ अ प्लेस वेयर स्किल्ड नर्सेज, डॉक्टर, टेक्नोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एंड अदर कंपिटेंटली केयर फॉर द सिकेस्ट क्लाइंट्स इन द हॉस्पिटल। तो ICU मैंने आपको बताया कि इसमें स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड लोग जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। अच्छा, intensive care nurses are also required to be compatible with a wide variety of technology and its uses in the critical care setting। अभी जो इंटेंसिव केयर नर्सेज होते हैं तो इनको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है ना महारत भी
होना चाहिए, ताकि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ उधर अवेलेबल होते हैं तो उस एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना वो क्या करे, वो बरकरार ला सकते हो, उस पर जो है ना वो काम कर सकते हो। जैसे कि वेंटिलेटर होते हैं, एडवांस वेंटिलेटर्स हैं, इस तरह के एडवांस और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ होते हैं जो पेशेंट को जो है ना पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जो है ना वो यूज़ होते हैं। तो उस टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना वो यूज़ कर सकते हो ऐसी नर्सेज क्रिटिकली केयर ICU में होते हैं। ओके, अच्छा, अब हिस्ट्री ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, द फर्स्ट इंटेंसिव केयर यूनिट्स emerged in 1950s to provide care to very ill patient who needed one-to-one care from नर्स। तो ये जो है ना ये अब क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ना ये सबसे पहले कब हुआ था, ये 1950s में ये इमर्ज हुआ इंटेंसिव केयर यूनिट, और टू प्रोवाइड केयर टू वेरी इल पेशेंट हु नीडेड one-to-one केयर फ्रॉम अ नर्स। तो ये एक नर्स है जो है ना 1950s में ICUs इमर्ज हुई, और उसमें जो है ना one-to-one केयर जो है ना वो स्टार्ट हो गया। अब हिस्ट्री ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग ये बाद में जो है ना फिर डिटेल में आते हैं, उधर हम स्टडी करेंगे। ओके, रीज़न, लेकिन इधर जो है ना सिर्फ इंटेंसिव केयर यूनिट की डिटेल है। अच्छा, रीज़न फॉर एडमिशन टू द इंटेंसिव केयर यूनिट। अब एक इंटेंसिव केयर यूनिट में एक पेशेंट को आप एडमिट करते हो तो उसकी रीज़न क्या होगी, क्यों जो है ना एक पेशेंट को आप इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करोगे। ओके, तो कौन कौन सी पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको आप इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट कर सकते हो, तो वो कौन सी, द फर्स्ट वन इज़ रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी। वो पेशेंट जिसको रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी हो, जिसको जरा COPD हो, आसमा हो या लंग कैंसर हो, डिटेल इसके आते हैं वो हम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, जिसको हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी उनको हो, उनकी ब्लड फ्लो जो है ना वो अनस्टेबल हो, BP अनस्टेबल हो, ब्लड फ्लो, हार्ट रेट वगैरह अनस्टेबल हो। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, जिसकी GCS लेवल या कॉन्शियस लेवल जो है ना वो एबनॉर्मल हो, या लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन उसके होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन उसको हो, तो ऐसी पेशेंट को भी आपने इंटेंसिव केयर या ICU में एडमिट करना। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम और सर्जरी, तो ये सारे के सारे डिटेल से पढ़ते हैं इधर वन बाय वन। ओके, सबसे पहले कौन सी पेशेंट जो है ना रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी। अब कौन सी रिस्पायरेटरी डिफिकल्टीज होते हैं जिसकी पेशेंट को जो है ना आपने एडमिट करना होता है ICUs में, तो वो पेशेंट जिसको निमोनिया हो। अब निमोनिया क्या है, इसमें जो है ना लंग्स की इन्फ्लेमेशन होते हैं, और लंग की इन्फ्लेमेशन होगी, इसी वजह से जो है ना ब्रीथिंग डिफिकल्टीज पैदा होते हैं, और बॉडी में जो गैसेस की वो होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो वो बैलेंस एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसी वजह से जो निमोनिया में रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी आते हैं। साथ में पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिसमें जो है ना आपकी लंग आर्टरीज है उसमें कोई एम्बोलाई वगैरह जो है ना वो ब्लड क्लॉट जो है ना उसमें फंस जाता है, इसी वजह से जो है ना जो रिस्पायरेटरी कंडीशंस है वो डिटेरिएट होते हैं। ओके, ड्रग ओवरडोज होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं, वो आपकी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करते हैं, जिसके ओपायर्स वगैरह हैं, और इसी की वजह से जो है ना रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह जो है ना ये आते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसी कंडीशन में जो है ना पेशेंट रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी में चलते हैं, और रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जो है ना फिर आपने उसके लिए एक डिवाइस यूज़ होता है जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं, या रिस्पायरेटर जिसको हम कहते हैं। वो वेंटिलेटर जो है ना वो मैकेनिकली जो है ना फोर्सफुली फिर क्या करते हैं, उसकी जो रिस्पायरेटरी कंडीशन है उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और इसी पेशेंट आपने जो है ना फिर वेंटिलेटर पे लाना होता है, जिसकी जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 30 या 35 से अबाव होता है ऐसी पेशेंट को, मतलब कि इतनी जो है ना उसकी ब्रीथिंग जो है ना वो हाइज पे जाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा जो है ना टिकटनिया जो है ना बहुत ज़्यादा होता है उनकी, तो ऐसी पेशेंट को फिर आपने वेंटिलेटर पे लाना होता है। दूसरा सर्कुलेटरी प्रॉब्लम वाली पेशेंट होता है जो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि उसके ब्लड फ्लो जो है ना वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, जैसा कि हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल वाउंड, तो जो एक्सटर्नल और इंटरनल वाउंड से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसके लिए सोफिस्टिकेटेड केयर की ज़रूरत है। सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस केयर, एक्सपीरियंशियल केयर या स्किल बेस्ड केयर के लिए केयर की ज़रूरत होती है। उसकी आप कांस्टेंट मॉनिटरिंग करेंगी, और उसकी कार्डियक आउटपुट को, उसकी प्रेशर विद इन द हार्ट को जो है ना आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हो, और उसको स्टेबिलिटी की तरफ लाने की कोशिश करते हो। ओके, अच्छा, फिर तीसरा है न्यूरोलॉजिक चेंजेस। ऐसे पेशेंट जिसमें कौन कौन सी न्यूरोलॉजिक चेंजेस आ जाए ताकि उसको आप फिर डिक्लेयर करते हो एज अ क्रिटिकली इल पेशेंट, तो जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाए, और चेंजेस इन द मेंटल स्टेटस, उसकी मेंटल स्टेटस में जो है ना चेंज आ जाते हैं,
जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो पेशेंट जिसकी जो जीसीएस लेवल होते हैं, जीसीएस लेवल जिसकी जो है ना वो क्या हो जाए, वो बिलो द 9th हो जाए, तो ऐसी पेशेंट को जो है ना फिर हम डिक्लेयर करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट। हेड इंजरी हो जाए, ब्रेन सर्जरी, स्ट्रोक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, तो ये सारे के सारे न्यूरोलॉजिक चेंजेस है और ऐसे पेशेंट को फिर डिक्लेयर करते हैं क्या, क्रिटिकली इल पेशेंट। अब लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बर्न वाउंड्स और सेप्सिस, बर्न वाउंड हो गया, इसी की वजह से जो है ना उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो सकते हैं। सेप्सिस है, एक सेप्सिस होता है, आपने समझा होगा, एक सेप्सिस और एक इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी स्प्रेड होते हैं तो उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरा सेप्सिस है, सेप्सिस आपकी बॉडी जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिस्पांस करते हैं, उस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, उसको हम सेप्सिस कहते हैं। अब वो रिस्पांस जब एबनॉर्मल हो जाए और उसी की वजह से जो है ना अपनी ऑर्गन्स को डैमेज होना शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को फिर क्या कहते हैं, सेप्सिस। और इसमें जो है ना क्या होते हैं, इसमें ऐसी पेशेंट को जो है ना फिर आप क्रिटिकली इल पेशेंट डिक्लेयर करते हो। ओके, रिक्वायर्स वेरी इंटेंसिव केयर फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्लूइड मैनेजमेंट। अब ये जो पेशेंट होते हैं जिसको जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, बर्न वाउंड्स हो जाती है एक पेशेंट को, या एक पेशेंट को सेप्सिस हो गया, तो ऐसे पेशेंट को जो है ना फिर आप क्या करते हो, इंटेंसिव केयर यूनिट में आप उसको जो है ना मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हो और साथ में उसकी फ्लूइड मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अच्छा, फिर पांचवी पे जो है ना मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डायबिटीज़। डायबिटीज़ से जो है ना इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है ना वो क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, ग्लूकोज लेवल एबनॉर्मल हो गया, सोडियम लेवल एबनॉर्मल हो गया, जो भी हो, रेनल फेलियर हो गया, और साथ में जो है एसिड बेस एम्बेलेंस आ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह की या कार्बन डाइऑक्साइड की एम्बेलेंस आ गया। तो ये क्या होते हैं, ये सारी की सारी कंडीशन ये मेटाबॉलिक कंडीशन होते हैं, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म एट राइज होते हैं। और ऐसी कंडीशन जब ये सीवियर लेवल पे, डेंजरस लेवल पे हो, तो फिर इसको जो है ना हम डिक्लेयर करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज, जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी है, थोरेसिक सर्जरी है, या ब्रेन सर्जरी है, या एक्सटेंसिव एब्डोमिनल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो ये ऐसी सर्जरीज होते हैं जो मेजर लेवल की सर्जरी होते हैं और ऐसी सर्जरीज वाले पेशेंट को भी आप क्रिटिकली इल पेशेंट डिक्लेयर करते हैं। ओके, अच्छा, फिर ये तो थी कि आप कौन से पेशेंट को जो है ना हम वो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एज ए क्रिटिकली इल पेशेंट। तो ये आपने देख ली कि कौन कौन सी कंडीशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पेशेंट जो है ना हमारे पास क्रिटिकली इल पेशेंट है या नहीं है। अच्छा, अब नीड्स ऑफ क्रिटिकली इल क्लाइंट्स एंड फैमिली। अब हम आते हैं, आपने जो एक पेशेंट को तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये क्रिटिकली इल है। अब क्रिटिकली इल पेशेंट की कौन कौन सी नीड्स होते हैं विद इन आईसीयू। तो सबसे पहली उसकी जो नीड्स उसकी क्या होते हैं, उसकी फिजिकल नीड्स होते हैं। फिजिकल नीड्स में क्या आता है, उसका पेन है, ब्रीथिंग सपोर्ट है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, फ्लूइड बैलेंस है, तो ये सारी की सारी फिजिकल नीड्स होते हैं। ओके, फिर इमोशनल नीड्स उसके होते हैं। इमोशनल नीड्स में उसके जो है ना आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के वो देने होते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी, होप एंड ऑप्टिमिज्म आपने उसको देना होता है, आपने उसको होप देना होता है, आपने उसको उसके साथ ऑप्टिमिस्टिक रहना होता है, आपने उसके इमोशंस का ख्याल रखना होता है, उसकी जो चाहत होते हैं आपने जो है ना उनका कदर करना होता है। ओके, तो ये उसके इमोशनल नीड्स उनके होते हैं। अच्छा, फिर साइकोलॉजिकल नीड में उसकी जो कॉग्निटिव सपोर्ट आप उसको दे रहे हो। कॉग्निटिव मतलब कोई बंदा डिलीरियम है, कंफ्यूजन में है, या उसको इम्पेयरमेंट है, ब्रेन इम्पेयरमेंट है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उसको है, या एक बंदा है उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसको आप कोपिंग मैकेनिज्म सिखा रहे हो, उसको जो है ना आप एडजस्टिंग टू आईसीयूज सिचुएशन, आईसीयूज एनवायरनमेंट को आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, उसके माइंड थेरेपी आप करते हो, तो क्या होता है उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं। फिर सोशल नीड में क्या आते हैं, सोशल नीड में उसकी जो सोसाइटी, उसके रिलेशनशिप जो होते हैं वो सारे के सारे, उसके फैमिलीज हो गया, उसके नाइबर्स, उसके फ्रेंड्स हो गई, तो ये सारी किस चीज़ में आते हैं, उसके सोशल नीड्स में आते हैं। ओके, फिर एनवायरमेंटल नीड में उसकी जो एनवायरनमेंट होता है, आपने उसके जो है ना उसके लिए वो एनवायरनमेंट फिजिबल बनाना होता है, नॉइज़ वगैरह को कम करना होता है, जो चीज़ उसको बुरा लगते हैं तो आपने अप टू द मैक्सिमम आपने कोशिश करना होता है कि वो चीज़ आप उनके सामने से हटा दें। तो ये क्या है, ये उनकी नीड्स है, एक क्रिटिकली इल या आईसीयू में एक पड़े हुई पेशेंट की जो नीड्स होते हैं वो ये वाली नीड्स है। अच्छा, फिर प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम जो है ना वो रिलेटेड होते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट के साथ।
तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, जो मेजर प्रॉब्लम एक क्रिटिकली इल पेशेंट को होता है, वो पेन का होता है। क्योंकि क्रिटिकली इल पेशेंट को पेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पेन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरल्जिया। तो ये कौन सी पेन होता है? ये पील लाइक शूटिंग, स्टेबिंग और बर्निंग सेंसेशन। एक ऐसी पेन होता है जिसको पेशेंट को पील हो रहा है, तो शूटिंग जैसा पेन उसको पील हो रहा है, स्टेबिंग पेन, या जिसको बर्निंग सेंसेशन की तरह, इसके तरह मैं जल रहा हूँ इस तरह की जो है ना वो करते हैं, ये पेन मुझे फील हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? ये मोस्टली जो है ना ये डैमेज नर्व्स, उसकी जो नर्व्स होते हैं उसको डैमेज की वजह से जो है ना जो पेन उसको फील हो रहा होता है ना, वो न्यूरोलजिया होते हैं। और ऐसी पेशेंट और बहुत ज़्यादा और भी जो है ना क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ना, क्रिटिकली इल पेशेंट उसको पेन की बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं। तो फिर आपने सबसे पहले उसकी पेन पे फोकस करना होता है, उनको आपने मेडिकेशन देने होते हैं, उनको आपने जो जो भी हो सकता है उसको पेन को रिलीव करने के लिए वो इक़दाम आप उसके लिए इंटरवेंशन आप करेंगे। अच्छा, फिर जो है ना इसके बाद इमोबिलिटी है। दूसरा जो उसको प्रॉब्लम होता है वो इमोबिलिटी, क्योंकि जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा मोस्टली जो है ना जिसको किसी को हेड इंजरी हो गया है, किसी की लम्स जो है ना वो नहीं है, किसी की मेजर सर्जरी हुआ है, तो इमोबिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट को होते हैं। डिसओरिएंटेशन, ये पेशेंट जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेड होते हैं, मतलब है कि वो जो न्यू एनवायरनमेंट उसके लिए एक हाई लेवल पे केयर उसको प्रोवाइड हो रहा होता है, हाई लेवल पे मशीन्स वगैरह उनके सामने इधर उधर पड़ी हुई होती है, तो इसी की वजह से जो है ना ये बंदा बहुत ज़्यादा जो है ना डिसओरिएंटेड होता है। ओके, स्लीप डिप्रीवेशन, इसी बंदे की स्लीप जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। उसके जो है ना स्पेसिफिक हार्मोन लेवल जो है ना उसकी क्या होता है, वो हार्मोन लेवल मतलब ये कि 24 आवर लाइट होता है। अब उस लाइट में जो है ना एक बंदा घर में जो है ना जब वो सोता है तो उसके लिए लाइट ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना 24 आवर वेल लाइटिंग होता है, और साथ में जो है ना लोग इधर उधर नाइस होता है, साउंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उसी की वजह से जो है ना उस बंदे की स्लीप जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रीव होता है। ओके, अच्छा, यही पेशेंट जो है ना पावरलेसनेस, बहुत ज़्यादा पावरलेसनेस ही शो करते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं होती, कोई फैसला अपनी तरफ से नहीं ले सकती, कोई काम अपनी तरफ से नहीं कर सकता, और मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों जो है ना ये पावरलेसनेस फील कर रहा होता है। होपलेसनेस भी, उसकी उम्मीद जो है ना अपने आप से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो जो केयर उसको प्रोवाइड कर रहा होता है, एक पेशेंट है उसको हेड इंजरी है, तो वो मुकम्मल होपलेस हो जाता है कि इस तरह की कंडीशन में पड़ा हुआ वो, इतने लोग मेरे इर्द गिर्द जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो हो सकता है मुझे कोई बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस मसला होता है। ओके, डिलीरियम या कंफ्यूजन के ऐसे लोग जिसको हम आईसीयू साइकोसिस भी कहते हैं। डिलीरियम आपने जो है ना 5th सेमेस्टर के मेचन में भी पढ़ा है कि वो पेशेंट जिसको जो है ना कंफ्यूज स्टेट में होते हैं या डिसओरिएंटेड हेलुसिनेशन जिसको होते हैं, तो ये डिलीरियम होता है। और ये डिलीरियम जो है ना ये आईसीयू साइकोसिस, मतलब है कि आईसीयू में जो है ना बहुत ज़्यादा पेशेंट के साथ डिलीरियम की या कंफ्यूजन स्टेट में, डिसओरिएंटेड स्टेट में जो है ना लोग जो है ना उस सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट की वजह से चलते हैं। ओके, अच्छा, फिर ऐसी पेशेंट की फीलिंग्स क्या होती है? तो फीलिंग्स, ये पेशेंट जो है ना ये फील कर रहा होता है आइसोलेटेड अपने आप को, क्योंकि उसके जो अजीज़ क़रीब होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, वो सब के सब उनसे अलग हो गए होते हैं ना, वो लोग अलग करते हैं। जब आप किसी पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करते हो तो वहाँ पे जो है ना एक स्पेशलाइज नर्सेज उधर होते हैं, उधर पैरामेडिक स्टाफ होता है, उधर डॉक्टर्स होते हैं, और वो सिर्फ जो है ना उस पेशेंट की केयर करते हैं, पेशेंट को जो है ना मुकम्मल आइसोलेट करते हैं उसकी फैमिली से। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा फीलिंग उसकी क्या होता है, आइसोलेटेड की। दूसरा जो है एंक्शियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये जो है ना बेचैन हो जाता है, वेरी एंक्शियस होता है। मतलब ये कि ये जो सिचुएशन, जो एनवायरनमेंट ये देख रहा होता है ना, तो उस एनवायरनमेंट की छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा जो है ना ये लेते हैं, क्योंकि उसके साथ जो है ना इतना इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, उसके साथ जो है ना अपनी फैमिलीज़ के लोग नहीं होती, और ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा बेचैन या एंक्शियस होता है। ओके, डिप्रेस स्टेट में ये होता है, जो उधर की कंडीशन देखते हैं, उधर के लोग देते हैं, उधर जो मशीन्स होते हैं, वेंटिलेटर्स और ये सब कुछ चीज़ें उधर ये देखते हैं ना, तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ये चलता है।
पियर अबाउट दियर ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर रहा होता है ना, तो उसके बारे में ये पियर कर रहा बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है कि मुझे जो ट्रीटमेंट, इस तरह की ट्रीटमेंट तो मैंने कभी पहले ही नहीं देखा होगा। ये जो मुझे इंजेक्शन लगा रहे होते हैं ना, तो ये ऐसी इंजेक्शन है कि काश मैं जो है ना मरने के करीब हूँ, और इसी वजह से जो है ना ये इतनी ज़्यादा इंजेक्शन, इतनी ज़्यादा मेडिकेशन मुझे लग रही है। इतना जो कैथेटराइजेशन उसको हो रहे होते हैं ना, या उसको जो इंजेक्शन या जो कैनालाइजेशन उसको होते हैं, या ड्रिप उनको पास कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना ये पेशेंट उससे क्या होता है, पीयरफुल होता है, द अननोन। और बहुत ज़्यादा ऐसी पीयर्स भी फीलिंग्स भी उनको जो है ना आ रहे होते हैं जो अननोन ओरिजिन के होते हैं। ओके, अच्छा, स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कौन कौन सी थिंग्स है जो एक पेशेंट को जो है ना स्ट्रेस उनको प्रोड्यूस हो रहा है? तो अनयूजुअल मशीन्स, लाउड नॉइसेस, इक्विपमेंट्स, अलार्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलार्म्स जो है ना वे इक्विपमेंट्स के उधर जो है ना वो हो रहे होते हैं। और कांस्टेंट लाइटनिंग, कांस्टेंट अटेंशन, ये जो उनको जो है ना फोकस अटेंशन, जैसा कि हमने पहले कहा कि 1-to-1 केयर में कांस्टेंट अटेंशन होता है। कांस्टेंट अटेंशन उसकी इमोशनल बेस पे, सोशल बेस पे, वो जो है ना लोग उसको कोग्निटिव बेस पे, उनको नर्सेज जो है ना आ रहे होते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, डॉक्टर आ रहे होते हैं, पैरामेडिक स्टाफ जो है ना उधर प्रेजेंट होते हैं। तो कांस्टेंट अटेंशन की वजह से भी जो है ना ये बंदा स्ट्रेस में चलता है। ओके, स्टॉप कन्वर्सेशन, उधर जो लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तो उसी की वजह से भी ये स्टाफ, फिजिकल रेस्टेंस भी इस बंदे को होते हैं। मतलब ये कि कोई किसी का लिम्ब जो है ना वो ख़राब है, किसी के जो है ना हेड इंजरी है, उसको जो है ना उसके हेड को जो है ना वो बांधा गया है, किसी को जो ड्रिप सिट कैनालाइजेशन है, कैथेटर जो है ना वो अटैच है। तो ये सारी की सारी फिजिकल रेस्टोरेंट में आते हैं। लेकिन प्राइवेसी होता है पेशेंट की, आपने देखा होगा आईसीयू में, इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ पेन एंड एंजाइटी। ये जो पेशेंट मैंने आपको बताया ना कि आईसीयू में जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं वो पेन के होते हैं, और ये जो है ना ये पेशेंट, इसकी पेन जो है ना इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ पेन उसके होते हैं अक्सर औकात में। तो ये इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ पेन जब होता है ना, तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ये बंदा चलता है, एंजाइटी वगैरह की। सेपरेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर, अपने प्यारों से, अपने लोगों से जो है ना ये अलग हो गया होता है ना, तो इसी की वजह से भी स्ट्रेस फील कर रहा होता है। अच्छा, अब अल्ट्रेशन को समझने के लिए, अल्ट्रेशन एंड स्लीप या स्लीप डिप्रिवेशन को समझने के लिए ना, सबसे पहले आपने सर्कैडियन रिदम को जानना है कि विद इन 24 आवर आपकी जो एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ के दरमियान जो है ना आपकी कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या केमिकल बैलेंसेस वो किस तरह के होते हैं। मतलब ये कि सुबह के वक्त आपकी बॉडी में जो है ना कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है ना, फिर दोपहर के वक्त, फिर शाम के वक्त, फिर रात के वक्त, तो फिर जो है ना इस तरह की 12 AM के वक्त हो, 1 AM के वक्त हो, तो कौन कौन सी टाइप की कौन कौन सी फंक्शन जो है ना आपकी बॉडी में परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये सारी की सारी जो है ना आप इधर इस पेजेस में देख सकते हो कि कौन कौन से टाइम में हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो फिर जो है ना इसी से जो है ना फिर आपको समझ आ जाएगा कि हमारी इन एक्टिविटीज़ में अगर मुदाखलत हो जाए, इन एक्टिविटीज़ में अगर अल्ट्रेशन आ जाए, तो फिर जो है ना हमारी इन ही फंक्शन जो है ना, ये जो फंक्शन स्पेसिफिक टाइम में परफॉर्म हो रहा होता है, अगर स्लीप डिप्रिवेशन आ जाए तो स्लीप के टाइम में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो वो फंक्शन जो है ना फिर अच्छी तरह परफॉर्म नहीं हो रही होती। जो इधर जो है ना अल्ट्रेशन एंड स्लीप में जो है ना फिर उन फंक्शन को हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं, जो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, जब आप स्लीप टाइम को जो है ना उस स्लीप को आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर वो फंक्शन जो स्लीप की वजह से जो है ना वो परफॉर्म होते हैं, वो फंक्शन फिर परफॉर्म नहीं हो रही होती। ये जो है ना इधर आप अल्ट्रेशन एंड स्लीप में देख सकते हो। ओके, अच्छा, अब अल्ट्रेशन एंड स्लीप, अब ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, जो इसकी अल्ट्रेशन इन स्लीप, इसकी स्लीप डिप्रिवेशन होते हैं इस पेशेंट की। अब कौन सी अल्ट्रेशन आती है इसकी स्लीप में, तो इम्पेयर इम्यूनिटी एंड हीलिंग। अब स्लीप डिप्रिवेशन जब आते हैं ना, तो स्लीप डिप्रिवेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फिजिकल रिस्ट्रेंस होते हैं, उधर जो है ना एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंस उधर होते हैं, लोगों की बातें होते हैं, कांस्टेंट लाइटनिंग होते हैं, तो इसी की वजह से जो है ना इसकी स्लीप डिप्रीव होता है, अल्टर्ड होता है। अब स्लीप डिप्रिवेशन के क्या नुकसान हो सकते हैं एक पेशेंट को, तो एक पेशेंट की इम्यूनिटी जो है ना वो इम्पेयर्ड होता है। और जब इम्यूनिटी इम्पेयर होता है, तो इम्यूनिटी क्योंकि साइटोकाइनिन लेवल जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। साइटोकाइनिन की वजह से नेचुरल किलर सेल, टी सेल, ये भी डाउन होते हैं। कॉर्टिसोल लेवल जो है ना ये हाई होते हैं, और सप्रेस इम्यून जो है ना सप्रेस होते हैं। तो स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से जो है ना साइटोकाइनिन, जब इंसान सोता है ना, तो सोने के बाद जो है ना उसकी बॉडी में एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी सेल साइटोकाइनिन जो है ना वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं।
अब जब स्लीप जितना कम होता है ना तो उतना ये इम्यूनिटी सेल जो है ना उतना कम होते हैं, डाउन हो जाते हैं। इस तरह के साथ साथ में जो है ना नेचुरल किलर सेल टी सेल जो है ना, ये जब इंसान सोता है तो उसकी बॉडी में जो डेब्रेस होता है, जो इन्फेक्शन होते हैं, तो उसी के खिलाफ जो है ना ये सेल्स जो है ना ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बंदा सोता नहीं है तो ये जो इम्यून सेल्स है ये क्या होता है, ये डाउन होना शुरू हो जाते हैं, इम्यूनिटी इम्पेयर्ड होता है। साथ में जो कॉर्टिसोल लेवल होता है ना वो भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बॉडी को जो है ना फंक्शन की ज़रूरत होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो एक्टिव फॉर्म में होता है, तो कॉर्टिसोल लेवल जो है ना उसी के लिए इंक्रीज़ होता है। जब कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होता है जितना, तो उतना जो है ना इम्यून सप्रेस होता है, और जितना इम्यून सप्रेस होता है तो उतना जो है ना हीलिंग प्रोलॉन्ग हो जाता है, हीलिंग फिर अच्छी तरह नहीं होता। ओके, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बंदा सोने हो रहा होता है ना, तो जब बंदा सोता नहीं तो इसी की वजह से जो है ना उसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। जब फंक्शन होते हैं, ऑर्गन अपने काम होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की कंजम्पशन होते हैं तो इसकी वजह से जो है ना जब बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कंजम्पशन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं तो इसी की वजह से जो है ना बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, तो इसी की वजह से टॉक्सिसिटी में बॉडी में जो है ना वो बढ़ जाता है। ओके, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस भी बंदे में आते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है ना क्या होता है कि मोर नाइट्रोजन और लेस ऑक्सीजन जो है ना उसकी बॉडी में मोर नाइट्रोजन होता है और लेस ऑक्सीजन की नीड्स होते हैं नॉर्मली। लेकिन जब बंदा सोता नहीं है तो न सोने की वजह से जो है ना उसकी जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस का शिकार हो जाता है। अच्छा, स्टिमुलेशन ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जब बंदा सोता नहीं है ना एक बंदा, तो उसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस वो इंक्रीज होते हैं। मतलब है कि उसमें जो है ना फंक्शंस परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। फाइट एंड फ्लाइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना इंक्रीज हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोर एक्टिव होने की वजह से जो है ना वेसल कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वेसल कंट्रैक्शन, और इसी वेसल कंट्रैक्शन की वजह से बीपी हाई होता है, हार्ट रेट। लेकिन पर ब्रीफ टाइम ये तो सही है, लेकिन जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ऐसी सिचुएशन हो तो फिर ये प्रोलॉन्ग बीपी हाई होना, प्रोलॉन्ग हार्ट रेट हाई होना, ये जो है ना फिर बंदे को बीमार बनाता है। ओके, अच्छा, क्रिटिकली इल क्लाइंट एट हाई रिस्क फॉर एक्चुअल और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम। और एक्चुअल और पोटेंशियल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मोर एल होता है ये बंदा, क्रिटिकली इल पेशेंट रिक्वायर मोर इंटेंसिव एंड केयरफुल नर्सिंग केयर। तो इस पेशेंट को जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेंसिव स्ट्रांग केयर की ज़रूरत होती है और केयरफुल नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है। ओके, अच्छा, अब ये जो है ना ये आप देख रहे हो ये क्रिटिकली इल पेशेंट है, इसके जो है ना ये वाली कार्डिक मॉनिटर वगैरह सब कुछ जो है ना इसको लग गया है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये बाद में हम पढ़ेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कब कब यूज़ होते हैं। ओके, अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट ये हम पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है प्रिंसिपल और गोल्स पे हम चलेंगे। ओके, वो नेक्स्ट पार्ट में, ये लास्ट पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। क्रिटिकली इल पेशेंट को हम क्लासिफाई करते हैं लेवल 0 पे वो पेशेंट होते हैं जो नॉर्मल वार्ड केयर में वो इन्वॉल्व होते हैं, जो नॉट नीड मशीन्स, जिसको मशीन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वेंटिलेटर वगैरह की उनको ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल वार्ड में जो है ना उसको वार्ड मेडिकल वार्ड में ये है, ये किडनी वार्ड में है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्ड में जो है ना कंडीशन डिटोरिएट पैथोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। इसकी कंडीशन जो है ना अभी डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन डिटोरिएट होती नहीं है, मतलब है कि उसकी कंडीशन ख़राब नहीं हो जाती, ख़राब होती नहीं है, मतलब ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसी कंडीशन में जब पेशेंट जो है ना उसको हम नॉर्मल वार्ड में रखते हैं और इसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे कि उसका बीपी है, रिस्पायरेटरी रेट है, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर भी नहीं होता है। ओके, लेकिन लेवल 1 में एट रिस्क ऑफ डिटोरिएटिंग। अब इसी में जो है ना इसी वक्त में उसकी जो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो क्या होते हैं, वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं। एंड सपोर्ट फ्राम क्रिटिकल केयर टीम, और इसको जो है ना क्रिटिकल केयर टीम की ज़रूरत होती है। तो इसी कंडीशन में उसकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो ख़राब भी है और भी ख़राब होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ख़राब नहीं है, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इधर जो है ना, इधर इसको जो है ना आप सपोर्ट क्रिटिकल केयर टीम की उसको ज़रूरत है। उसकी हार्ट रेट जो है ना अबाव 120 हो गया, तो ऐसे पेशेंट जो है ना लेवल 1 में आते हैं, और ऑलरेडी एडिशनल सपोर्ट जो है ना, इसको ऑलरेडी सपोर्ट है लेकिन साथ साथ में इसको एडिशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होते हैं।
अच्छा, लेवल 2 में मोर ऑब्जर्वेशन एंड इंटरवेंशन, सिंगल पेलिंग ऑर्गन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डिटोरिएशन कुछ हुआ था और कुछ शुरू हुआ था। अब यहाँ पे जो है ना एक आर्गन मुकम्मल क्या होता है, डिटोरिएट होता है, एक आर्गन मुकम्मल ख़त्म होता है लेवल 2 में। ऐसी पेशेंट को जो है ना फिर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। लेवल 3 ऐसी पेशेंट होते हैं ना जिसको जो है ना रिस्पायरेटरी सपोर्ट और बेसिक रिस्पायरेटरी सपोर्ट की मल्टी आर्गन फेलियर जब होता है। यहाँ पे एक आर्गन लेवल 2 में, यहाँ पे लेवल 1 में कोई आर्गन डिटोरिएट नहीं होता लेकिन शुरू हो जाते हैं डिटोरिएशन। लेवल 0 में जो है ना डिटोरिएशन का आगाज़ होता है, पहले से कोई डिटोरिएशन नहीं होता। लेवल 1 में जो है ना कुछ डिटोरिएशन होता है और कुछ की शुरुआत होती है। लेवल 2 में एक आर्गन डिटोरिएट होता है, मुकम्मल फेल होता है। लेवल 3 में मल्टीपल आर्गन फेल होते हैं। ओके, और ऐसी पेशेंट को जो है ना फिर आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बेसिक रिस्पायरेटरी सपोर्ट की, वेंटिलेटर वगैरह की इस पेशेंट को ज़रूरत होती है। ओके, तो लेवल 1 से अबाव जितने भी पेशेंट होते हैं इसको आप क्रिटिकली फिर डील करते हैं, लेकिन लेवल 0 को क्रिटिकली डील नहीं करते। अच्छा, हाई डिपेंडेंसी केयर। हाई डिपेंडेंसी केयर में कोरोनरी केयर यूनिट्स आते हैं, रीनल हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है, या जिसको हम HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी कहते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम है, एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट है। तो फिर सारी हाई डिपेंडेंसी केयर में ही आते हैं। ओके, अच्छा, अब कंटिन्यूम ऑफ केयर। जब आप एक पेशेंट को केयर दे रहे हो तो पेशेंट को आप क्या करोगे, कैटेगराइज करोगे। अगर वो लेवल 0 का पेशेंट है तो जनरल वार्ड में आप उसको भेजेंगे लेवल 0 के पेशेंट को। हाई डिपेंडेंसी एरिया को या रीनल HDU तो 0 से अबाव, लेवल 0 से अबाव जो पेशेंट होते हैं तो फिर आप उसको जो है ना कैटेगराइज करते हो, जिसको जो है ना क्रिटिकल कार्डिक CCU की ज़रूरत है या रीनल HDU की ज़रूरत है रिकवरी वगैरह की, तो उसी के बेस पे इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये सारे के फिर इंटेंसिव केयर यूनिट की कैटेगराइजेशन होते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो उसी के बेस पे जो है ना आप उसको उस वार्ड में, उस यूनिट में जो है ना आप भेजते हो। इंटेंसिव केयर यूनिट एरिया वेयर द critically clients are cared for। इंटेंसिव केयर यूनिट ICU कौन सा जगह होता है जहाँ पे जो है ना क्रिटिकल क्लाइंट या क्रिटिकल पेशेंट डील होते हैं, पेल्ड विद स्ट्रेस। अब ये जगह जो है ना यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, लॉस ऑफ प्राइवेसी होता है, आर्टिफिशियल लाइटनिंग 24 आवर लाइटनिंग इधर होते हैं, और कांस्टेंट नॉइज़ इधर होता है, लोगों की चीख होते हैं, लोग चीख रहे होते हैं, स्टाफ की कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, फिजिकल पेन इधर होते हैं, सर्जरीज होते हैं, ट्रामा होते हैं, मेडिकल कंडीशन की वजह से भी पेन्स होते हैं, डिस्कम्फर्ट इधर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हाई डिपेंडेंसी एरिया होता है, हाई क्रिटिकली इल पेशेंट इधर होते हैं। तो इसी की वजह से जो है ना ये एरिया बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। ओके, तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में इंशाल्लाह फिर हम प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग से शुरू करेंगे। प्रिंसिपल है, फिर रूल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स है, गोल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, ये सारे की सारी जो है ना फिर हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है ना समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी से जो है ना वो फ़ायदा उठाए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।